अस्सलाम वालेकुम। सलीम मेमोरियल हॉस्पिटल की एक और पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि आप सबको मालूम है कि सलीम मेमोरियल हॉस्पिटल में मॉड क्लिनिक्स का इफ्तिताह हो चुका हुआ है। आज हम इस पॉडकास्ट में मॉड क्लिनिक्स के बारे में ही बात करेंगे। मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में बहुत कम बात की जाती है, लोग बहुत कम इसके बारे में जानते हैं। हमारी इस पॉडकास्ट का मकसद मॉड क्लिनिक्स और मेटाबॉलिक सिंड्रोम के बारे में बात करना है। इस पॉडकास्ट में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर तारिक वसीम, जो कि हैं डीन पीजीएमआई सलीम मेमोरियल हॉस्पिटल। इसके अलावा सर हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट है इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट के। इसके अलावा इससे पहले सर अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज और किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में एज ए प्रोफेसर अपनी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। सर के पास 30 साल से ज़्यादा का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, जिसमें शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल के मरीज़, उनके इलाज करने का वसी तजर्बा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच सर कि आपने टाइम निकाला हमारी इस पॉडकास्ट के लिए। सर, पहला सवाल कि आप ये बताएं कि मेटाबॉलिक हेल्थ वो असल में क्या होती है और लोगों के लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है? नहीं जी, मेटाबॉलिज्म बेसिकली ये है कि आपकी बॉडी के अंदर जितना भी जो खर्च होता है, एनर्जी का एक्सपेंडिचर है, और उसके जो हम खाते हैं वो किस तरह से कन्वर्ट होगा फैट में, प्रोटीन में और मसल में। और इसी तरह से उसके ख़राबियों की वजह से उधर आप कोई अ, चर्बी ज़्यादा जमा होना शुरू हो जाती है, चाहे वो जो कि जिगर पे आ गई है, चाहे वो नालियों के अंदर जमना शुरू हो गई है। तो ये जो तमाम ख़राबियाँ हैं, इनको हम एक किस्म का मेटाबॉलिक डिजीज़ कहते हैं या मेटाबॉलिक हेल्थ कहते हैं। और इन्हीं की ख़राबियाँ जो हैं, आगे जाके जो 4-5 हमारे मेजर बीमारियाँ हैं, जिनको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं, उसका सबब बनती हैं। चाहे वो ब्लड प्रेशर है, चाहे वो शुगर है या डायबिटीज़ है, चाहे वो दिल की बीमारियां हैं, चाहे वो फैटी लिवर है, या इसके साथ अगर हम मोटापा ऐड कर दें, तो ये सब असल में एक ही बीमारी के जैसे बहन भाई या चट्टे बट्टे हैं। ठीक है। सर, जैसे आपने अभी बात की कि ये जो डायबिटीज़, शुगर यानी जिसको शुगर कहते हैं, मोटापा और ब्लड प्रेशर, आम तौर पे लोग इनको अलग-अलग बीमारियाँ कंसीडर करते हैं। तो ये वाली चीज़ें आपस में किस तरह से लिंक हैं और इनका आपस में किस तरीके से ताल्लुक बनता है और ये एक-दूसरे को कैसे जो है वो वर्सन कर सकती हैं अगर एक को कंट्रोल ना किया जाए तो? जैसे मैंने पहले कहा कि मेटाबॉलिज्म का प्राइमरी मकसद ये है कि आपके कितनी आप कैलोरीज या कितने जो एनर्जी है आप अपने जिस्म में डाल रहे हैं, और किस तरह से वो खर्च हो रही है और कहाँ कहाँ डिपॉजिट हो रही है। इन सारों को रेगुलेट करने के लिए भी अंदर सिस्टम हैं, जिसमें से इंसुलिन भी आती है, उसमें थायरॉक्सिन भी आती है, उसमें बहुत से हार्मोन्स भी हैं। इन सब का जो इंटरप्ले है, ये है जो आपके मेटाबॉलिज्म की शेप देता है जी, कि आपने नेट एनर्जी गेन हो रहा है या नेट एनर्जी लॉस हो रहा है। और अब नेट एनर्जी गेन के साथ जो जैसे किसी को अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस की हम बात करते हैं वो है, तो उसकी वजह से ये होगा कि उनका बहुत ज़्यादा जो जिस्म के अंदर फैट ज़्यादा जमा होनी शुरू हो जाए, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से उनको शुगर हो जाए। तो अगर देखा जाए तो जो रूट कॉज आजकल हम लेते हैं बहुत ज़्यादा शुगर के होने की या इस तरह की बीमारी के होने की, वो आपका मोटापा है। और ओबेसिटी को हम एक सेंट्रल फिगर किलर देते हैं, और ओबेसिटी के साथ अगर आपका साथ कोलेस्ट्रॉल थोड़ा ज़्यादा है, या आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है, या इसका जो कॉम्बिनेशन है मोटापा और उसके साथ कम से कम इन 3-4 चीज़ों में से कोई एक चीज़ का होना, कि चाहे आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है या ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है या आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, तो आप इनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। तो इसमें जो मेन हमारा जो रोल है वो मोटापे का है, और मोटापे के बारे में लोगों का ख्याल है कि शायद ये सिर्फ वज़न ज़्यादा होना है, जबकि आजकल हम इसको ओवरऑल ओबेसिटी, नेट ओबेसिटी, और साथ ही उसके साथ हम बात करते हैं सेंट्रल ओबेसिटी या एब्डोमिनल ओबेसिटी की, या एब्डोमिनल से अ, पेट का ज़्यादा होना। तो बहुत सारे लोगों में मोटापा बहुत जैसे कहते हैं कि ओवर्ट फॉर्म में या ज़ाहरी तौर पे इतना मोटापा नहीं हो, लेकिन हो सकता है वो देखने में थिन लीन हो, लेकिन उनके अंदर जो फैट है, जो एब्डोमिनल फैट, जो कि मेटाबॉलिकली एक्टिव फैट है और यही है जिसने आगे जाके खराबियां करनी है, वो ज़्यादा हो, तो उसकी तशखीस या आइडेंटिफिकेशन भी बहुत ज़रूरी है।
इसी तरह से जो मॉड क्लिनिक है, इसमें किन लोगों को विज़िट करना चाहिए? क्या वो लोग जिनको ऑलरेडी डायबिटीज़ यानी शुगर, ब्लड प्रेशर या ओबेसिटी डायग्नोज़ हो चुका हुआ है, या वो लोग जिनको भी कोई चीज़ डायग्नोज़ नहीं हुई, तशख़ीस नहीं हुई, वो भी इसको विज़िट कर सकते हैं? किन किन लोगों को जो है वो अपनी प्रिवेंशन की तरफ जाना चाहिए और उसके रिस्क असेसमेंट की तरफ जाना चाहिए? अच्छा, मॉड क्लिनिक का हमारा जो कॉन्सेप्ट सिली मेमोरियल में है वो बेसिकली इट्स वन स्टॉप फॉर स्टार्टिंग फ्रॉम प्रिवेंशन टू डिटेक्शन एंड फाइनली मैनेजिंग देयर कॉम्प्लिकेशन। तो तमाम लोग जो एट रिस्क हैं, जिनको आगे जाके मिसाल के तौर पे हम ये कहते हैं कि आप कि फैमिली के अंदर ऑलरेडी हिस्ट्री है शुगर की, ब्लड प्रेशर की, हार्ट डिजीज़ की, और आपकी उम्र कोई अडल्ट है, 20 साल से आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है, तो आपको मुस्तकबिल होने का इम्कान ज़्यादा है। कितना है वो इम्कान, उसको अगर हम क्वांटिफाई कर सकें और अभी से प्रिवेंशन पे ज़ोर दें, तो हम मुस्तकबिल में इनकी कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। तो वो तमाम लोग जो एट रिस्क हैं, एट रिस्क से मुराद हम आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, जिनके अंदर प्रीमेच्योर हार्ट डिजीज़ की हिस्ट्री है, जिनके अंदर शुगर है, तो उनके जो रिश्तेदार हैं या फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं, सिबलिंग्स हैं, बहन भाई हैं, तो उनको आना चाहिए। और वो ताकि उनको बर वक्त ये आइडेंटिफाई किया जाए कि इनको अगले 10-15 साल में खुदा न खास्ता शुगर होने का या हार्ट डिजीज़ होने का इम्कान कितना है, और अगर वो इम्कान ज़्यादा है तो उनको अभी से वो प्रिवेंटिव मैयत लेनी चाहिए लाइफस्टाइल में, अपनी डाइट में, ताकि वो कर सकें। दूसरे नंबर पे हैं जिन लोगों को ऑलरेडी डिजीज़ है, वो डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, उनको हार्ट डिजीज़ है, उनको अल्ट्रासाउंड कराया, फैटी लिवर पता चला हुआ है, तो वो लोग भी उसको कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव चेकअप करें, जिसमें हम सारा कुछ क्वांटिफाई करेंगे कि जी इनको इतने परसेंट चांस है इनकी फैमिली से कि इनको अगले डायबिटीज़ होने के, इतने परसेंट चांस हैं इनको हार्ट डिजीज़ होने का, या इतने परसेंट चांस है कि इनको खुदा न खास्ता लिवर का फाइब्रोसिस या उतनी है। तो हम जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड गाइडलाइंस हैं या कुछ कैलकुलेटर्स हैं, तो कुछ पैरामीटर्स में ऐड करके तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे। और फाइनली जब आपको शुगर हो चुकी, हार्ट डिजीज़ हो चुकी, तो आपको स्टेंट भी डल गया, आपका सारा कुछ हो गया, लेकिन उसके बाद भी यहाँ स्टेंट डलने पे मसला ख़त्म नहीं होता। आपको लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन पे या इसको हम सेकेंडरी प्रिवेंशन पे जाना है, तो वो लोग भी मॉड क्लिनिक में से मुस्तफ़ीज़ हो सकते हैं। ठीक है। सर प्रिवेंशन से बात करते हैं कि वो कौन से ऐसे साइलेंट साइंस हैं जो कि अगर आपकी बॉडी में आना शुरू होते हैं या कुछ अलामात आपको महसूस होनी शुरू होती हैं, ख़ास तौर पे मेटाबॉलिक सिंड्रोम के लिहाज से, जो कि इम्पॉर्टेंट हों, जिस पे एक इंसान को उन चीज़ों के ऊपर गौर करके उसको ये खटकना चाहिए कि मुझे ये साइन आ रहा है, तो अब मुझे जो है इसकी प्रिवेंशन की तरफ जाना चाहिए, या मुझे हेल्प सीक करनी चाहिए, या मुझे अपना रिस्क जो है वो स्ट्रैटिफाई करवाना चाहिए। तो वो कौन से साइन हो सकते हैं? जैसे मैंने पहले कहा कि पहला तो है आपकी आपकी फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके फैमिली में हिस्ट्री है तो आपको आप एट रिस्क ज़्यादा हैं। उसके बाद दूसरा हमने कहा कि आपका मोटापा, और मोटापे को भी हमने क्वांटिफाई कर दिया कि सिर्फ वज़न ज़्यादा होना नहीं, अगर आपका वेस्ट की जो साइज़ है, अगर मर्दों में 36 से ज़्यादा है और औरतों में 34 से ज़्यादा है, तो ये इसको हम मोटापा गिनते हैं, चाहे आपका वज़न कितने। एक और मेजर बॉडी मास इंडेक्स भी लिया जाता है। सो वो लोग जिनका बीएमआई 25 से ज़्यादा है, बल्कि हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि 23 से ज़्यादा हो तो उसको हम मोटापा कहेंगे, एशियंस का या इंडो पाकिस्तान वालों का। तो अगर आप सिंपल हाइट और वेट की जो रेशो है उसको खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं तो आप हमारे पास आएँ तो हम इसको कैलकुलेट करके बता देंगे। तो वो लोग दूसरा ये है कि अगर आप कोई अनएक्सप्लेन्ड आपका वेट गेन होना शुरू हो गया है, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस शुरू हो गया है, ठीक है, या आपको कोई सिम्पटम जैसे चलते हुए साँस चढ़ता है या चलते हुए कोई थकावट बहुत ज़्यादा रहती है, तो ये तमाम अलामतें किसी पेशख़ैमा हो सकते हैं किसी अंडरलाइंग बीमारी का। तो ऐसी हिस्ट्री की वजह से, अपने वज़न की वजह से, या आप रूटीन जीपी के पास गए हैं, उसने ब्लड प्रेशर आपको थोड़ा ज़्यादा बताया है, या शुगर आपकी थोड़ी सी अब नॉर्मल हुई है, तो उन ऐसे लोगों को एक कॉम्प्रिहेंसिव चेकअप करवाना चाहिए। ठीक है सर। सो इसी तरीके से इसका मतलब है कि सर कोई अगर पेशेंट या कोई एक इंसान अपने आप को बिल्कुल तंदुरुस्त भी महसूस कर रहा है, तो भी उसके अंदर रिस्क होने के चांसेस हैं। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा बहुत सारी इनमें से बीमारियाँ ऐसी हैं जो जिनकी कोई सिम्पटम्स नहीं है, लाइक ब्लड प्रेशर, बाज़ दफ़ा कोई सिम्पटम नहीं। कई लोगों को साइलेंट खुदा ना खास्ता हार्ट अटैक हो जाता है।
फैटी लिवर कोई सिम्टम नहीं है, आप रूटीन में अल्ट्रासाउंड कराते हो और पता चलता है कि फैटी लिवर है, कब से था। तो हम चाहते ये हैं कि बजाय इसके कि आपको उस वक्त पता चले कि जब बहुत देर हो चुकी है, जब खुदा न खास्ता लिवर का फाइब्रोसिस शुरू हो गया है या फुल ब्लेंड डायबिटीज़ हो गया है, तो आप उससे पहले ही कोई एहतियाती तदाबीर कर लें। ठीक है। सर, तो मॉड क्लिनिक जो है हमारा, ये एक नॉर्मल ओपीडी विज़िट कंसल्टेशन जो होती है किसी भी कंसल्टेंट के साथ, उसमें और जो हमारी मॉड क्लिनिक की कंसल्टेशन है, इसमें क्या डिफ़रेंस होगा? क्या एजेस होंगे जो कि पेशेंट को, या क्या बेनिफिट्स होते हैं जो कि ओवर नॉर्मल कंसल्टेशन पेशेंट को इसके अंदर प्रोवाइड किए जाएँगे? इसमें हमने कोशिश ये की है कि एक मॉड क्लिनिक में जो हमारे पास जो लोग विज़िट करें, उनका एक तो कॉम्प्रिहेंसिव एक डिटेल्ड मेडिकल हिस्ट्री ली जाए और उसमें उनकी फैमिली हिस्ट्री भी शामिल है, उनके बाकी और तमाम अलामतें। तो हमारा जो स्क्रीनिंग के लिए जो मेडिकल ऑफिसर होंगे या जूनियर कंसल्टेंट होंगे, वो पहले एक डिटेल हिस्ट्री दे के एक रिस्क क्वांटिफाई करेंगे कि इनको ज़रूरत है। उसके बाद उनका एक फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन करेंगे जिसमें जो रूटीन चेकअप की तरह से ही है। तीसरा स्टेप है कि कुछ बेसिक टेस्ट जो इनको आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल हो सकते हैं। उसके अंदर हमारा कंप्लीट ब्लड काउंट है, जिसके अंदर हम प्लेटलेट काउंट पे तवज्जो देते हैं। उसके अंदर हमारा सिंगल स्पॉट कोलेस्ट्रॉल की रीडिंग है। उसके अंदर पेशाब का टेस्ट है, जिसके अंदर कोई प्रोटीन का आना जो है पेशखेमा हो सकता है किसी बीमारी का। ब्लड में एलएफटीज़ हम करते हैं। तो ये 4 या 5 बेसिक टेस्ट के साथ कोलेस्ट्रॉल, शुगर और आपका जो यूरिन के अंदर कोई प्रोटीन तो नहीं है और एलएफटीज़ हैं, तो एक स्कोरिंग सिस्टम है जिसको हम अप्लाई करते हैं कि जी कि एडीए, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन का रिस्क ऑफ हैविंग डायबिटीज़ बेस्ड ऑन सिंपल क्वेश्चन है। एएससीवीडी रिस्क, एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में आपका हार्ट अटैक का चांस या कोई स्ट्रोक का चांस, तो एक कैलकुलेशन इन्फॉर्मेशन उसके अंदर डालने से हमें मिल जाती है कि अगले 10 साल में क्या इम्कान है। और इसी तरह से अल्ट्रासाउंड करके हम एक FIB-4 एक स्कोर कैलकुलेट करते हैं जो ये बताता है कि अगर आपका लिवर फंक्शन डिस्टर्ब्ड है तो जिगर के ऊपर चर्बी होने का इम्कान या आगे कितना है। तो इस सारे का फ़ायदा ये है कि जब आप रूटीन मेडिकल चेकअप में आप जाते हैं, जस्ट एक अपने एक जन फिजिकल एग्जामिनेशन किया, ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड हुआ, ये हुआ और उसके बाद दैट्स इट। लेकिन हम उसको किसी तरह से क्वांटिफाई नहीं करते कि जी इम्कान क्या है। तो ये इस हिसाब से डिफरेंस है कि आपको 1 या 2 घंटे के एक सेशन होगा जिसमें वन सिंगल विजिट में हम आपको हिस्ट्री भी लेंगे और उसके साथ उसका जो कुछ लैब टेस्ट भी करेंगे और कुछ आपको एक फिगर देंगे। और नॉट ओनली कि हम वो सिर्फ फिगर देंगे, उसके बाद हम एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान देंगे कि अगर आप एट रिस्क हैं तो आपको क्या क्या मेजर लेने हैं अपनी डाइट में, क्या क्या मेजर लेने हैं अपनी उसमें एक्सरसाइज में, फिज़िकल एक्टिविटी में, स्ट्रेस किस तरह से कम करना है। क्योंकि इस सारे को प्रिवेंशन के एस्पेक्ट से भी, और अगर मैनिफेस्ट डिजीज़ है तो भी कि आपका क्या डाइट प्लान होना चाहिए, आपको क्या दवाओं की ज़रूरत है कि नहीं है। और इसी तरह से हो सकता है किसी स्टेज पे आपको अभी से ज़रूरत हो किसी स्पेशलिस्ट कंसल्ट करने की, तो बजाय इसके कि आप बहुत लेट कंसल्ट करें किसी स्पेशलिस्ट को, तो हम आपको उस समय रहनुमाई करेंगे। सर, जैसे अभी आपने बात की लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन की, तो सर डायबिटीज़ या मेटाबॉलिक सिंड्रोम या हाइपरटेंशन, इनके अंदर लाइफ़स्टाइल, डाइट, एक्सरसाइज़, इन सारों का कितना रोल है और क्या बेनिफिट या क्या फ़ायदे इन सब से हमें मिल सकते हैं? मेरा ख़्याल है कि ज़्यादातर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में मसला ही आपके लाइफ़स्टाइल के साथ है। और लाइफ़स्टाइल के अंदर जो चीज़ें इम्पोर्टेंट गिनी जाती हैं, उसमें एक तो आपका फ़िज़िकल एक्टिविटी कितनी है। हमारे यहाँ जैसे-जैसे अब मैकेनाइज़ेशन हो रही है, डिजिटलाइज़ेशन हो रही है, तो हमारे फ़िज़िकल फिज़िकल एक्टिविटी एक्टिविटी कम ख़त्म होती होती जा जा रही रही है। है। दूसरा है हमारा डाइटरी पैटर्न। हम लोग सारे के सारे जो इंडिजिनस फूड से मूव कर रहे हैं टू द फास्ट फूड एंड टू ऑल दैट, और उन सारों का जो भी इफ़ेक्ट है ऑन टू वेट गेन, तो वो इम्पोर्टेंट है। जो ओवरऑल हेल्थ की जब हम बात करते हैं या लाइफस्टाइल की बात करते हैं, तो उसमें एक्टिविटी फिज़िकल के साथ आपका डाइट का भी आता है। एक बहुत अहम कंपोनेंट आपका नींद का है। स्लीप, एडिक्वेट स्लीप बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से आपका जो अ, एक और अहम जो हमने वज़न की बात की, हुँ। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसको मतलब ये सारे इफ़ेक्ट करते हैं आपके वज़न को भी। तो इन सब को चेंज करने के, और ऑफ़ कोर्स स्ट्रेस, जो आपका जो स्ट्रेस, तो इन सारों को एड्रेस करना पड़ता है अच्छी
मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए, और अच्छी मेटाबॉलिक हेल्थ होगी तो आप इससे मुतल्लिका बीमारियों से बच भी सकते हैं। ठीक है। सो सर, अर्ली डिटेक्शन जो कि हमारा मेटाबॉलिक क्लिनिक का पर्पस भी है या मकसद भी है कि लोगों के अंदर इन चीज़ों को अर्ली डिटेक्ट किया जाए। तो अर्ली डिटेक्शन से सर जो डायबिटीज़ रिवर्सल या मेटाबॉलिक डिज़ीज़ का जो रिवर्सल है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या वो पॉसिबल है, नहीं है, या अभी जो नई रिसर्चेज़ हैं वो क्या उसके बारे में आ रही हैं? रिवर्सल की जहाँ तक बात है, दो चीज़ें, मतलब हमने कहा था कि ये सारा कुछ रिवॉल्व मतलब सराउंड करता है अराउंड ओबेसिटी एंड मोटापा और लाइफस्टाइल के ऊपर। तो कहा ये जा रहा है, जो रिसर्च बताती है हमें, कि सिंपल 10 to 15% वेट रिडक्शन इवन इन नॉर्मल वेट पीपल भी कैन एट लीस्ट रिवर्स द डायबिटीज़ और कैन पुट इनटू रिमिशन फॉर क्वाइट सम टाइम। तो अगर हम ये कहें कि जी कि कोई एक है जिसको अभी प्री डायबिटीज़ वाली स्टेज में है, और अगर हम चाहते हैं कि वो अगले 5-10 सालों में डायबिटिक हो ना जाए, तो उसको अगर हम सिर्फ सिंपल सिर्फ डाइटरी एडवाइस दे दें, वज़न कम करने कह दें और उसका वज़न 10 से 15% कम कर लें, तो इम्कान है कि उसको शुगर या तो नहीं होगी, रिवर्स हो जाएगी, और या अगर है तो जो टाइम फ्रेम है वो बहुत डिले हो सकता है, कि बजाय 25 साल 30 साल के होने के 45-50 साल में। तो जितना हम उसको डिले कर सकते हैं उतना हम शुगर से होने वाली पेचीदगियों को से बच सकते हैं। ठीक। सर, अभी आपने कॉम्प्लिकेशंस की बात की, तो अगर हम पेशेंट को जो है वो रिस्क असेसमेंट नहीं करते और पेशेंट जो है इन चीज़ों को प्रिवेंट नहीं करता, अपनी असेसमेंट नहीं करवाता, तो फ्यूचर में क्या-क्या रिस्क हैं जो कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड हैं, जो कि उस पेशेंट को हो सकते हैं, डायबिटीज़ के लिहाज से, ब्लड प्रेशर के लिहाज से, या ओबेसिटी या मोटापे के लिहाज से? अगर हम एक-एक करके ले लें, मोटापा इटसेल्फ, पहली बात, मोटापा इटसेल्फ जो है उसके साथ बहुत क्लोजली लिंक्ड है आपका जिसको हम स्लीप एपनिया कहते हैं। मोटापे के साथ बहुत क्लोजली लिंक है गाल स्टोन या गाल ब्लैडर में स्टोन होने का। मोटापे के साथ बहुत क्लोजली लिंक है ऑस्टियोआर्थराइटिस और जोड़ों की प्रॉब्लम का। इसके साथ लिंक है आपके तमाम जो डायबिटीज़ और सारे रिस्क हैं उनके साथ हार्ट डिजीज़ ज़्यादा होने का था। तो ये तो हो गया मोटापे के साथ। इसी तरह से डायबिटीज़ डायबिटीज़ हम कहते हैं कि हर बीमारी की किसी तरह न किसी तरह से उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। तो उसके साथ जो कॉम्प्लिकेशन होने का इम्कान है कि ये आपके गुर्दों को ख़राब कर सकती है, आपकी आँखों को ख़राब कर सकती है, रेटिनोपैथी कर सकती है। इसके साथ हार्ट डिज़ीज़ का रिस्क बढ़ा देती है। खुदा न ख़ास्ता वो जो न्यूरोपैथी की वजह से ज़ख़म होके तो आपका आगे जो गैंग्रीन और इस तरह करते हैं, तो ये तमाम कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज़ से रिलेटेड बन जाती हैं। फिर आ गया जी हमारा फैटी लिवर। फैटन फैटी लिवर अब ये है कि कुछ अर्सा पहले तक हम ये कह रहे थे कि पाकिस्तान में या हमारे इलाके में हेपेटाइटिस से रिलेटेड जो कैंसर है जिसका हेपेटाइटिस कार्सिनोम है उसकी बड़ी वजह हेपेटाइटिस बी या सी है। तो अच्छे इलाज के साथ बी और सी तो इलाज जो ट्रीट होना शुरू हो गया है। अब सबसे बड़ी वजह आपका फैटी लिवर है। तो अगर आप फैटी लिवर इनिशियल स्टेज में सिर्फ जिगर पे चर्बी आती है, अगले स्टेज में वो फाइब्रोसिस शुरू होता है, उससे अगले स्टेज में आके उसमें कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। ऑफ कोर्स तो अगर आप फैटी लिवर अर्ली डिटेक्ट करते हैं, ट्रीट करते हैं, तो फ्यूचर में खुदा ना खास्ता कैंसर के रिस्क को कम कर सकते हैं। और इसी तरह से ये सारी चीज़ें नॉट नॉट ओनली लिवर कैंसर, जो और किस्म के कैंसर हैं जैसे कोलोरेक्टल कैंसर भी है वो, उसको भी बहुत हद तक कम करते हैं। तो ये जो जो हम प्रिवेंशन वाले कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं वो सिर्फ इस एस्पेक्ट से नहीं है कि सिर्फ शुगर कम हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ों को फ़ायदा है। और इसमें जैसे मैंने कहा था कि वज़न या मोटापा एक सेंट्रल पार्ट है, लेकिन जो अगर आपके डिटेक्ट होता है लिवर इन्वॉल्वमेंट का या खुदा न खास्ता हार्ट डिजीज़ का रिस्क है, तो आप इन सारी चीज़ों को उससे बहुत हद तक बच सकते हैं। क्योंकि इवन शुगर का जो इलाज है, जब वो कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई और कॉम्प्लिकेशन हो जाती है तो उसकी जो जिसे कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो बाज़ दफ़ा तो फॉर बार ऑफ कोर्स दूसरा वही है कि आपकी जो मोर्टेलिटी है, मॉर्बिडिटी है इन डिजीज़ की वजह से वो बहुत बढ़ जाती है। तो बेहतर है कि इसको जल्दी डिटेक्ट किया जाए, वक्त पे इलाज किया जाए और कॉम्प्लिकेशन को मुमकिन हद तक बचाया जाए। ठीक। सर, लास्ट में ये मैं ये पूछना चाहूँगी कि मेटाबॉलिक हेल्थ के हवाले से आपका पब्लिक के लिए क्या एक टेक होम मैसेज या क्या आप उनको मशवरा देना चाहेंगे जो कि हर शख्स जो है वो याद रखे
कि ताकि जो है वो अपनी अर्ली स्क्रीनिंग भी करा सके और एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी जो है वो गुजार सके? इसमें जो एक लाइव्स एसेंशियल 8 के नाम से एक अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का एक कॉन्सेप्ट है या एक है, और नेट के ऊपर ये अवेलेबल है, आप देख भी सकते हैं, लाइव्स एसेंशियल 8। उसके अंदर जो 8 चीज़ें जिसके बारे में हम कहा था, उसने जब वही शुरू वहाँ से होती है जी, कि आपका लाइफस्टाइल, आपकी डेली एक्सरसाइज कितनी है। अगर आप डेली कम से कम 6000 से 8000 स्टेप्स पैदल चलें और हफ्ते में 1-2 दिन कुछ थोड़ी सी लाइट जो वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से आपकी डाइट के अंदर आपको कोशिश करनी है कि आपके बहुत निशास्ते वाली चीज़ें और जो फैट वाली चीज़ें वो कम से कम हों, ठीक है। इसी तरह से आपका जो अ, सोने जागने का जो टाइमिंग है, स्लीप कम से कम 6 से 8 घंटे की स्लीप ज़रूर होनी चाहिए। 8 से ज़्यादा है तो भी गलत है, 6 से कम है तो भी गलत है। इसी तरह से आपको कोशिश करनी है कि आपको जिसको स्ट्रेस को मैनेज करने का आपको तरीका आना चाहिए। तो अगर आप सिर्फ़ ये वाले वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर कुछ खर्च नहीं हो रहा, ठीक है। उसके बाद है कि अगर आपको ऑलरेडी तशख़ीस हुआ हुआ है ब्लड प्रेशर, तो उसको कंट्रोल करें, शुगर है तो उसको कंट्रोल करें, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो उसको कंट्रोल करें। ये मिला के कुल 8 चीज़ें बनती हैं। तो इसके ऊपर अगर आप तवज्जो दें, तो आप बहुत हद तक आने वाले जो पेचीदगियाँ हो सकती हैं इससे रिलेटेड, उससे बच सकते हैं। सो सो कंक्लूडिंग सर कि हमारा जो टेक होम मैसेज है वो लाइफ एसेंशियल 8 का है। टू बिल्कुल। फोकस आवर जितनी भी हमारी जो ज़िंदगी है उसको अगर हम उन 8 एसेंशियल्स के ऊपर फोकस करें और उनके पैरामीटर्स को हम ठीक रखें, बिल्कुल, तो हम एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल जो है या हेल्दी एक लाइफ़ गुज़ार सकते हैं। ठीक। बिल्कुल। सो इसी के साथ थैंक यू सो मच सर कि आपने हमें जॉइन किया अपने बिजी शेड्यूल में से इस पॉडकास्ट के लिए टाइम निकाला और हमें मेटाबॉलिक हेल्थ के बारे में जो है वो गाइड किया। मेटाबॉलिक ओबेसिटी क्लिनिक जो है वो रनिंग है सलीम मेमोरियल हॉस्पिटल में। आप लोग अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक करवा सकते हैं टेलीफोनिकली भी और वाया रिसेप्शन पे आके। इसके अलावा भी अगर आपको मेटाबॉलिक ओबेसिटी क्लिनिक के बारे में कोई डिटेल्स चाहिए हो तो आप काउंटर से भी पूछ सकते हैं और आप इनकी हेल्पलाइन पे कॉल करके भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच और देखते रहिए हमारे पॉडकास्ट के लिए। अगर आपके मज़ीद कोई सवालात हों तो अपने कमेंट बॉक्स में आप टाइप करके हमें भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उनको टाइमली रिप्लाई किया जा सके। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। नेक्स्ट पॉडकास्ट में इंशाल्लाह हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।